दोस्तों गौतम अडानी के पास क्राइसिस सरवाइव करने की स्किल शायद हमेशा से मौजूद थी। चाहे 2 दशक पहले उन्हें रैंसम के लिए किडनैप किए जाने के दौरान सरवाइव करना पड़ा हो या 2002 के मुंबई ताज होटल में हुए अटैक में उनका हॉस्टेज बनना। तब से लेकर आज तक गौतम अडानी ने ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करते हुए इंडिया के रिचेस्ट लोगों में अपना नाम शामिल किया है। इवन जब कोरोना वायरस के दौरान देश एक सीवियर रिसेशन से गुजर रहा था, उस दौरान भी अडानी ग्रुप ने अपनी ग्रोथ बरकरार रखी। यदि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की ग्रोथ स्टोरी टाटास और बिरलास द्वारा शेप की गई थी, तो 21st सेंचुरी में वेल्थ क्रिएशन का सिनोनिम अडानी और अंबानी को माना जाता है। बिजनेस स्टैंडर्ड के कैलकुलेशंस के अनुसार गौतम अडानी की नेट वर्थ आज लगभग $92 बिलियन है। लेकिन अंबानी या टाटा जैसे दूसरे बिजनेस हाउसेस के अगेंस्ट गौतम अडानी एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, जो उनकी सक्सेस को दूसरों से ज़्यादा रिमार्केबल बनाती है। गौतम अडानी ने केवल 30 सालों के अंदर एक ऐसे ग्रुप का निर्माण किया है जिसकी 7 लिस्टेड कंपनीज आज $153 बिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन को कमांड करती है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम गौतम अडानी के इसी राइज को डिकोड करने का प्रयास करेंगे। इस डिस्कशन के माध्यम से हम अडानी ग्रुप की जर्नी को उन क्रूशल स्टेजेस पे चर्चा करेंगे जिसके कारण ये ग्रुप आज इस पोजीशन पे पहुंचा है। इसके अलावा गौतम अडानी से जुड़ी कुछ मेजर कंट्रोवर्सीज पे भी नजर डालेंगे जिसने इस ग्रुप को घेरा हुआ है। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, गौतम अडानी का जन्म अहमदाबाद की एक जैन फैमिली में हुआ। इनके पिता एक स्मॉल टेक्सटाइल मर्चेंट थे। अहमदाबाद के सेठ चिमनलाल नगिनदास विद्यालय में एजुकेशन के बाद गौतम अडानी ने गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉमर्स में बैचलर्स डिग्री के लिए एडमिशन लिया। लेकिन सेकेंड ईयर के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ बिजनेस करने का फैसला किया। 1978 में गौतम अडानी महेंद्र ब्रदर्स के लिए डायमंड सॉर्टर का काम करने के लिए मुंबई पहुंचते हैं। लेकिन कुछ ही सालों बाद उनके बड़े भाई मनसुख भाई अडानी अहमदाबाद में एक प्लास्टिक फैक्ट्री परचेज करते हैं, जिसके ऑपरेशन संभालने के लिए वो गौतम अडानी को 1981 में मुंबई से वापस बुला लेते हैं। ये प्लास्टिक वेंचर अडानी के ग्लोबल ट्रेडिंग का गेटवे बनता है। बड़े भाई का बिजनेस सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। इस कंपनी को हर महीने 20 टन पीवीसी की जरूरत पड़ती थी, जिसे इंडिया का सोल प्रोड्यूसर आईपीसीएल सप्लाई नहीं कर पाता था। इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलते हुए अडानी ने 1988 से कांडला पोर्ट के थ्रू प्लास्टिक ग्रैनुल्स इंपोर्ट करना शुरू किया। अडानी शिपमेंट्स के लिए कस्टम्स क्लियरेंस ऑब्टेन करने वाले एक एजेंट के अनुसार जब ग्रैनुल्स प्राइसेस के फ्लक्चुएशंस के दौरान दूसरे ट्रेडर्स अपने कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने से इनकार कर देते थे, उस समय गौतम अडानी अपने प्रॉमिस को पूरा करते थे। इस खूबी के अलावा गौतम अडानी के सॉफ्ट स्पोकन नेचर ने मार्केट में उन्हें एक ट्रस्ट वर्दी बिजनेसमैन बनाया। धीरे धीरे अडानी ने गुजरात के स्मॉल प्लास्टिक मेकर से लेटर्स ऑफ ऑथराइजेशन कलेक्ट कर पीवीसी के बल्क ऑर्डर्स प्लेस करना शुरू किए। उन्होंने स्टेट पीएसयू, गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशंस या जीएसईसी से भी टाई अप किया, जो स्मॉल कंपनीज को इनपुट सप्लाई करता था। सारे रिक्वेस्ट को कंसोलिडेट कर जीएसईसी के अंडर ऑर्डर प्लेस करने से अडानी ने लेटर ऑफ ऑथराइजेशंस की नीड को एलिमिनेट कर दिया। इंपोर्ट के बाद वो जीएसईसी को उसके नीड के प्रोडक्ट्स दे देते और बचे हुए प्रोडक्ट्स को मार्केट में ट्रेड कर अडानी ने ह्यूज प्रॉफिट जनरेट किए। इस स्ट्रेटजी के तहत गौतम अडानी ने अपनी इंपोर्ट वॉल्यूम्स इतनी इंक्रीज कर ली कि जल्द ही उन्हें स्टेट गवर्नमेंट ने एक लाइसेंस ग्रांट करते हुए 12 करोड़ तक के इंपोर्ट बिना लेटर ऑफ ऑथराइजेशन के परमिट कर दिए। दोस्तों, इस दौरान अडानी का बिजनेस ब्लिस्टरिंग पेस से आगे बढ़ा। 1988 से 1992 के बीच केवल 4 सालों में गौतम अडानी के इंपोर्ट्स 100 मीट्रिक टन से बढ़ते हुए 40,000 मीट्रिक टन हो गए। पीवीसी ग्रैनुल्स के अलावा अडानी ने केमिकल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इंपोर्ट शुरू कर दिया। उन्होंने धीरे धीरे एक्सपोर्ट्स में भी खुद को एक्सपैंड किया और जल्द ही एक स्टार ट्रेडिंग हाउस बनकर उभरे, जिसने बैंक गारंटीज जैसी नीड्स को रिड्यूस कर दिया। अडानी के इस राइज के साथ उन्हें पॉलिटिशियंस ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि अर्ली 90s से ही गौतम अडानी लेट चिमन भाई पटेल और केशु भाई पटेल जैसे स्टेट पॉलिटिशियंस के करीब आ चुके थे। इस ग्रोथ के साथ गौतम अडानी ने कुछ मेजर सेटबैक्स भी देखे, जिसमें उनके भाई राजेश अडानी का ड्यूटी इवेजन के लिए अरेस्ट होना शामिल था। लेकिन ये सेटबैक्स गौतम अडानी के राइज को रोकने में नाकामयाब रहे और जल्द ही गौतम अडानी ने खुद को इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक्सपैंड किया। आइए उसे हम अगले सेक्शन में देखते हैं। 1988 से 1992 के बीच केवल 4 सालों में गौतम अडानी के इंपोर्ट्स 100 मीट्रिक टन से बढ़ते हुए 40,000 मीट्रिक टन हो गए। पीवीसी ग्रैनुल्स के अलावा अडानी ने 1992 के बीच केवल 4 सालों में गौतम अडानी के इंपोर्ट्स 100 मीट्रिक टन से बढ़ते हुए 40,000 मीट्रिक टन हो गए। पीवीसी ग्रैनुल्स के अलावा अडानी ने
दोस्तों 1997 से 98 आते आते गौतम अडानी ने डिसाइड किया कि वो केवल ट्रेडिंग से बाहर निकलकर पोर्ट्स और प्लांट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हाथ आजमाएंगे। मुंद्रा पोर्ट इनका पहला प्रोजेक्ट बना। 1991 से 1992 में चिमन भाई पटेल गवर्नमेंट ने मुंद्रा पोर्ट की जमीन को एग्री बिजनेस ग्रुप कैरगिल और अडानी को सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए दे दी थी। जॉर्ज फर्नांडिस और कई जानी मानी हस्तियों के प्रोटेस्ट के बाद कैरगिल ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ पीछे खींच लिए। कांडला और मुंबई पोर्ट्स में होने वाले डिलेज से अडानी ग्रुप हर साल 8 to 10 करोड़ के लॉसेस झेल रहा था और इसी क्राइसिस में गौतम अडानी ने मुंद्रा को एक प्राइवेट कैप्टिव पोर्ट में कन्वर्ट करने का विचार बनाया। दोस्तों अब इंडिया उस दौर में आ चुका था जब हमारा देश लिबरलाइजेशन की ओर तेजी से बढ़ रहा था। खुद को कैपिटलाइज करने के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने नए पोर्ट्स डेवलप करने का प्लान बना लिया था। प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने नए पोर्ट्स को स्टेट और प्राइवेट कंपनीज के जॉइंट वेंचर्स के तौर पे मैनेज करने का डिसीजन लिया। 10 पोर्ट्स के इनिशियल लिस्ट में मुंद्रा पोर्ट भी शामिल था। मुंद्रा पोर्ट स्टेट ओन्ड कांडला पोर्ट से ज़्यादा डीपर था, जिसे 2 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा लोड कैरी करने वाली लार्ज शिप्स भी यहाँ बर्थ कर सकती थी और यहाँ से अडानी ग्रुप ने नया ग्रोथ देखा। 1994 में गुजरात गवर्नमेंट ने मुंद्रा पोर्ट के मैनेजरियल आउटसोर्सिंग की अनाउंसमेंट की और 1995 में ये कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिला। मुंद्रा पोर्ट पे पहली शिप 1998 में डॉक हुई। दोस्तों जिस तरह धीरू भाई अंबानी ने पहले यमन में काम किया, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में हाथ आजमाए और उसके बाद उन्होंने एक टेक्सटाइल मिल ओपन की, यही मिल अंबानी ग्रुप के फ्यूचर एक्सपेंशन का बेस बनी। इसके बाद अंबानी ग्रुप ने खुद को पावर, पेट्रोकेमिकल्स, गैस एक्सेट्रा में एक्सपैंड किया। सिमिलरली मुंद्रा पोर्ट ने अडानी ग्रुप के लिए न्यूक्लियस का काम किया। मुंद्रा पोर्ट में मिनरल लैंडिंग्स के साथ गौतम अडानी ने खुद को कोल ट्रेडिंग में इन्वॉल्व किया। इस पोर्ट के स्पेशल इकोनॉमिक जोन की भी स्थापना हुई, जहां 2003-04 के बाद से कंपनीज ने अपने आउटलेट स्टैब्लिश कर शिपमेंट भेजनी शुरू कर दी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के इंडस्ट्रियल कस्टमर और कोल ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होने के कारण अडानी ग्रुप ने खुद को थर्मल पावर जनरेशन में एक्सपैंड करना शुरू किया। दोस्तों लेकिन मुंद्रा पोर्ट के तहत अडानी ग्रुप की ग्रोथ इतनी आसान नहीं थी। पहले 3 सालों तक मुंद्रा की ग्रोथ में कोई स्पेशलिटी नहीं थी। एक समय तो ऐसा भी आया था कि पोर्ट सेटअप करने का गौतम अडानी द्वारा लिया गया डिसीजन मानो बैकफायर करने वाला था, लेकिन 2000 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पोर्ट की कहानी बदल दी। इस साल कांडला पोर्ट ने एक सेल्फ डिफीटिंग डिसीजन लेते हुए वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर्स P&O पोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। इस गवर्नमेंट के बैकआउट के बाद P&O ने मुंद्रा पोर्ट में अपना कंटेनर टर्मिनल सेटअप करने का निर्णय लेते हुए अडानी ग्रुप में इक्विटी इन्फ्यूज की और यहीं से मुंद्रा पोर्ट की ग्रोथ ने नई ऊंचाइयां देखनी शुरू की। मुंद्रा पोर्ट आज अडानी ग्रुप के मेन कैश काउज में से एक है और पिछले लगभग 1 दशक से अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन 71% के ऑपरेटिंग मार्जिन को हासिल करने में कामयाब हुए हैं। इसके कुछ सालों के बाद शेल टोटल ने सिटी बैंक को एक कंपनी सेटअप करने की रिक्वेस्ट की, जिससे हजीरा पोर्ट पे एक नॉन LNG टर्मिनल ऑपरेट किया जा सके। सिटी बैंक ने इस काम के लिए अडानी ग्रुप को चुना, लेकिन 2009 में टेंडर अवार्ड लेने के बाद मई 2010 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुए और 2 सालों के अंदर ही मई 2012 से पोर्ट ने ऑपरेशन शुरू कर दिए। दोस्तों इन